Hello students, this one is the third part of question series of metal ligand bonding in transition metal complexes. In today's video lecture, we will discuss the previous year questions related to crystal field splitting in tetrahedral complexes. आइए start करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ कि एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन जो है वो आपके पास एमडीयू 2013, 14 और केयूके 2012 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल के अंदर हम बोलते हैं कि आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, 4 ligands tetrahedrally arranged होते हैं like this. This is the tetrahedral complex. Okay. Now we see that in tetrahedral complexes यदि आप hybridization की बात करोगे तो hybridization आपके पास क्या होती है, sp3. Okay. Now if you talk about the coordination number of this central metal atom, इस central metal atom का coordination number कितना होगा, जितने ligands इसके साथ लगे हुए हैं। तो total number of coordination number क्या हो गए, 4. ठीक है। अब देखिए, जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को सपोज करो मैंने इस कॉम्प्लेक्स जो ये आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, इसको मैं किस में शो कर रही हूँ, यहाँ क्यूब के अंदर शो कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्यूब के अंदर इसको शो किया है। यहाँ जो ये ग्रीन कलर की जो आपके पास पॉइंट्स हैं, दिस वन ग्रीन पॉइंट का जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, दिस वन here this one. Okay, this one represents the central metal atom. Okay, once a minute, this one represents the central metal atom. Okay, then जो आपके पास यहाँ पर central metal atom है, this one is the central metal atom having some positive charge. Okay, now यहाँ क्या होगा, आपके पास लिगेंड्स जो है वो मेटल को अप्रोच करेंगे। जब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है तो मेटल के पास लिगेंड्स आएंगे। तो लिगेंड्स किस डायरेक्शन से आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है मेटल के डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं। ठीक है, मेटल के डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, वो कितने होते हैं आपके पास, 5 होते हैं। दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, dz(x), dx square minus y square and dz². ओके स्टूडेंट्स, नाउ जब हम इनकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो dxy, dyz एंड dzx ये कहाँ आते हैं आपके पास, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। ओके, इनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं और जो आपके पास dx² माइनस y स्क्वायर और dz² होते हैं, इनके कहाँ आते हैं आपके पास, लोब्स ऑन द एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि dxy, dyz, dzx के जो लोब्स हैं वो कहाँ आते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, और dx² माइनस y स्क्वायर dz² के लोब्स कहाँ आते हैं, ऑन द एक्सिस। ओके, तो इस क्यूब के अंदर मैंने सपोज यहाँ पर आपके पास, यहाँ इस बॉल, ये जो आपके पास एक्सिस है, जो इसे मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है ग्रे कलर, तो वो क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस। ये इधर क्या है आपके पास, माइनस एक्स एक्सिस। ये आपके पास इधर क्या है, वाई एक्सिस, और ये आपके पास माइनस वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज द जेड एक्सिस, एंड हियर दिस वन इज द माइनस जेड एक्सिस। अब देखिए, जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं तो उस टाइम जो आपके पास लिगेंड्स हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है कि मेटल के पास लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए आएगा तो उस टाइम क्या होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है रिपल्सन क्रिएट होती है। ठीक है, और बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कैसा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था, आयनिक बॉन्ड था। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी होती है। तो अब लिगेंड यहाँ किस डायरेक्शन से आता है, लिगेंड जो आता है अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, या आप कह सकते हो अप्रोचेस टू सेंट्रल मेटल एटम। कहां से, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। ओके, इन बिटवीन द एक्सिस है। यहाँ जो मैंने दिखाया है, यहाँ पर जो आपके पास ब्लैक कलर्स है, दिस ब्लैक कलर्स रिप्रेजेंट्स हियर द this represents here this one. This one is a ligand, this one is a ligand, and this black ball is here represents ligands. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ligands है वो कहाँ presents है, at the 4 corners of the cube. ठीक है, this one, then this one, this one
एंड दिस वन। ओके, ये 4 लिगेंड्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है क्यूब के अंदर। ओके, अब ये आप इनकी डायरेक्शन यदि देखते हो तो देखिए ये जो आपके पास, यदि मैं ये लिगेंड 1 कहूँ तो ये लिगेंड किन किन एक्सिस के बीच में आ रहा है? इधर y एक्सिस और इधर z एक्सिस, मतलब ये इन बिटवीन आया, इन बिटवीन y एंड z एक्सिस आया। ठीक है, यदि आप लिगेंड 2 की बात करते हो तो ये किसके बीच में आता है आपके पास? z एक्सिस एंड x एक्सिस के बीच में आया है। ठीक है, थर्ड यदि आप बात करो, यदि ये थर्ड लिगेंड है, ठीक है, टॉप पे ये इसके ऊपर रखा है तो ये क्या है? थर्ड लिगेंड है। ये तो किसके बीच में आया है? z एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच में आया है। सिमिलरली यदि आप L4 की बात करते हो, ठीक है, तो जो L4 है वो भी क्या आएगा? इन बिटवीन द एक्सिस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ चारों लिगेंड जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। तो मेटल के खुद के क्या है? मेटल के पास, मेटल के खुद के क्या है? डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के खुद के डी ऑर्बिटल्स हैं, और लिगेंड के पास भी क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। अब यदि लिगेंड के ये आपके पास फील्ड ऑर्बिटल्स कहाँ से आ रहे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। ओके, और मेटल के जो आपके पास ऑर्बिटल है वो भी क्या है? इन बिटवीन द इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। इट मीन्स यहाँ क्या होगा? इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? मेटल के डी ऑर्बिटल रिपल्सन जो है वो फेस करेंगे। जब उनके अंदर रिपल्सन होता है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? हायर एनर्जी लेवल में चली जाती है। ठीक है, अब किन ऑर्बिटल्स की हायर एनर्जी में जाएगी? मेटल के उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर एनर्जी में जाएगी जो इन बिटवीन द एक्सिस है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है वो कहाँ लाई कर रहे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि देखिए आपके पास जो ये स्प्लिटिंग डायग्राम मैंने शो किया है, यहाँ पर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, दैट इज T2G, उसके जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है? आपके पास हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर है। ठीक है, देन आपके पास आता है कि जो एनर्जी होती है, यदि हम कंपेयर करें टेट्राहेड्रल एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यदि आप एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल की जो आपके पास एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। देखो इसके 2 रीजंस है। फर्स्ट वन की आपके पास, एक तो जब हम टेट्राहेड्रल के केस लेते हैं, टेट्राहेड्रल का केस लेते हैं तो 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर 6 लिगेंड करिए तो 6 लिगेंड्स क्या करेंगे? मोर रिपल्सन शो करते हैं। मोर रिपल्सन की वजह से क्या होता है? उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, यदि हम CFSC की वैल्यू निकालें तो CFSC की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? डेल T, डेल रिप्रेजेंट्स हियर CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो क्या होगी? -0.6 प्लस इंटू एक्स। एक्स यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? कि यहाँ आपके पास E के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 0.4 प्लस 0.4 इंटू वाई। वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? हायर एनर्जी लेवल, दैट इज T2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब भी आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकालनी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि जब आप क्या दिखा रहे हैं, जब आप यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाते हैं तो देखिए फर्स्ट केस वो केस है जब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहाँ पर क्या है? डी जनरेट है। डी जनरेट का मतलब होता है जो 5 डी ऑर्बिटल है यहाँ पर, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी क्या है? सेम है। उस स्टेट को क्या बोला जाता है? डीजनरेट स्टेट। ओके, जब हम क्या करते हैं, लिगेंड जैसे जैसे मेटल को अप्रोच करेगा वैसे वैसे क्या होगा? मेटल की एनर्जी, मेटल के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? स्फेरिकल क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज स्फेरिकल क्रिस्टल सिस्टम। तो ये जो एनर्जी थी डीजनरेट से थोड़ी अप पर जाएगी। नाउ यदि लिगेंड मेटल के पास जाएगा
तो उस टाइम स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग किस तरह से होगी, क्योंकि उसके भी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और मेटल के ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो उससे क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास स्प्लिटिंग होती है तो हायर एनर्जी लेवल में कौन जा रहे हैं, जो इन बिटवीन द एक्सिस है। इन बिटवीन द एक्सिस आपके पास कौन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और जो लोअर में आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पर 3/5 डेल टी भी लिखा जा सकता है, या आप इसको लिखेंगे यहाँ पर माइनस 0.6 डेल नॉर, कि यहाँ इसकी जो एनर्जी है वो स्टेबलाइज होती है 0.6 से, और जो ऊपर T2G की एनर्जी है वो डिस्टेबलाइज होती है आपका 0.4 से। तो स्टूडेंट्स ये था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो CFSC की वैल्यू निकालते हैं, और उसमें आपके पास फॉर्मूला होता है -0.6 इंटू जो लोअर एनर्जी के अंदर दैट इज इजी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.4 इंटू हायर एनर्जी लेवल में दैट इज T2G के अंदर, T2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए यहाँ पर जो है सिमेट्री एब्सेंट होती है, यू कांट राइट हियर जी बिकॉज जो एब्सेंट है, दैट्स व्हाई इसको हम लिखेंगे E एंड T2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास दैट इज द कैलकुलेट द CFSC फॉर D6 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आपके पास D6 टेट्राहेड्रल सिस्टम गिवन है और आपको उसके अंदर डेल नोर की वैल्यू डेल टी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, जिसको आप बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नाउ सी हियर that you are given here D6 tetrahedral system, then you can write here that d orbitals in a degenerate energy states is 1 2 3 4 and 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने फिलअप करवाने हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है आपके पास 6, then 1 2 3 4 5 and 6। now when डिजनरेसी स्प्लिट्स, ठीक है, डिजनरेसी स्प्लिट होती है तो आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है यदि टेट्राहेड्रल स्प्लिट हुआ है तो आपको पता है हायर एनर्जी लेवल में कौन जाता है, T2 सेट्स, और लोअर एनर्जी में जाता है आपके पास E सेट्स। दिस वन इज द T2 एंड दिस वन इज द E। नाउ हियर आपको एक बात और भी पता है कि जब भी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है तो उस केस के अंदर जो डेल की वैल्यू होती है, डेल की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। ठीक है, इतनी कम होती है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाने चाहिए थे वो क्या होंगे आपके पास, ये एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये एनर्जी गैप आपके पास क्या है, कम है, और यदि कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, ऊपर एक्साइट कर जाएंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5, जब वो भी हाफ फिल्ड हो जाता है देन आप नीचे क्या करा दोगे, पेयरिंग कराओगे। नाउ आपके लिए यहाँ पर जो गिवन है कि नीचे का जो E पार्ट होता है, ठीक है, डबली डिजनरेट जो पार्ट है दैट इज सेटिस्फाइड बाई -0.6 डेल नोर एंड जो आपके पास ऊपर जो है T2G उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है 0.4 डेल नोर वैल्यू से। नाउ हम जब CFSC का फॉर्मूला देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए तो वो क्या आता है पास -0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन E लेवल प्लस 0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन इन T2 लेवल। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं E लेवल में कितने हैं और T2 लेवल्स के अंदर कितने हैं। तो -0.6 E के अंदर आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 3, देन आपके पास क्या है 0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स T2 के अंदर भी कितने आपके पास 3। नाउ आपके पास क्या होगा -1.8 प्लस 1.2। ठीक है, तो -1.8 से आपके पास 1.2 क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.6 डेल नोर विद नेगेटिव साइन। तो ये था आपके पास D6 टेट्राहेड्रल केसेस के केस में CFSC की वैल्यू। क्वेश्चन आपके पास KU के 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपसे क्या पूछा है, CFSC की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड द CFSC's वैल्यूज ओके इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको जब भी क्वेश्चन करना है तो उस टाइम देखना है कि सिस्टम कैसा गिवन है, वेदर वो टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ टेट्राहेड्रल सिस्टम गिवन है और सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, D4 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स है, D8 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन है, D9 मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन आपके पास MDU 2013 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन जो है 2013 के अंदर
पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपके पास क्या है, वही हम जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स के अंदर टेट्राहेड्रल सिस्टम में, उसको फॉलो करते हुए सभी की जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग्स फाइंड आउट करेंगे। 3 सिस्टम है, D4, D8 and D9. Now you have to write down first of all degenerate d orbitals 1, 2, 3 and 4. ओके, और इसके केस में क्या है, ये D4 है, तो स्प्लिटिंग होगी तो आपके पास क्या होता है, टेट्राहेड्रल सिस्टम में ट्रिपली डिजेनरेट तो क्या करेंगे, हायर एनर्जी को गेन करते हैं, डबल डिजेनरेट लोअर एनर्जी को। ठीक है, सेम केस आपके पास क्या है, D8 के केस में होगा 1, 2, 3, 4 and there is a 5 degenerate d orbitals, then they are splitting in 2 sets of energy levels, that is T2 and EZ. then again in case of हम जो D9 केस है उसमें भी हम इसी तरह से स्प्लिटिंग शो करेंगे। ये स्प्लिटिंग है आपके पास टेट्राहेड्रल सिस्टम्स के अंदर, टेट्राहेड्रल सिस्टम के अंदर। ओके, नाउ देखिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। यहाँ फर्स्ट केस D4 गिवन है, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं E लेवल्स के अंदर और T2 लेवल के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने बोला है कि ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो डेल नोर की वैल्यू जो है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे भरकर क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स में जो है जंप कर जाते हैं। तो आपके पास दोनों ही केसेस में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। नाउ इसी तरह से आपके पास D8 है, इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये केस है आपके पास D8 के लिए। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। अगेन आपके पास क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड हियर 8। नेक्स्ट केस आपके पास किसका है, D9 का। 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड हियर 9। ओके, 9 इलेक्ट्रॉन्स को आप इजी लेवल्स के एंड देन T2Z लेवल्स को फिल करते हुए देन आप क्या दिखाएंगे, पेयरिंग शो करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह जाते हैं तो आप उनकी पेयरिंग शो करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ओके, नाउ हमें CFSC की वैल्यू निकालनी है। CFSC आप यदि देखते हो टेट्राहेड्रल केस में तो आपके पास क्या आती है, -0.6 प्लस 0.4 एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस दिखाते हैं इनके अंदर। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन ई के अंदर, देन 0.4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स T2 के अंदर। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, -0.6 ई के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 प्लस 0.4 T2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो आपके पास क्या आता है, -1.2 प्लस 0.8। आंसर आपके पास कितना है, -0.4 डेल नोर। तो आपके पास D4 का केस था और उसमें डेल नोर की वैल्यू आई -0.4। ओके, सेकंड केस आपके पास आता है जब D8 है, तो इसके केस में CFSC की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या, -0.6 इंटू E के अंदर इलेक्ट्रॉन्स E एंड दिस वन इज T2। E के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन है 4 प्लस 0.4 इंटू T2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास 4। तो टोटल आपके पास क्या आता है, -2.4 प्लस 1.6। आंसर आपके पास क्या आ जाता है, -0.8 डेल नोर। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आती है, डेल नोर की वैल्यू D8 के केस में। नाउ D9 का केस आएगा तो आप इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए क्या करोगे, -0.6 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E एंड देन T2 प्लस 0.4 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 5। तो आपके पास क्या आता है, -2.4 प्लस 2.0। तो आपके पास जो डिफरेंस आता है -0.4 डेल नोर का। ठीक है, तो ये था आपके पास तीनों सिस्टम्स के अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। CFSC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपने क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन हैं उसको टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हुए फॉर्मूलेज में उनकी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रखकर डेल नोर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है आपके पास ज्यादा होती है, इज मोर इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल देन टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसने कहा है कि यदि आपके पास हम CFSC डेल नोर की बात करें तो वो डेल नोर की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होती है, टेट्राहेड्रल से ज्यादा होती है।
ओके तो देखिए जो आपके पास मैग्नीट्यूड है, मतलब स्प्लिटिंग कितनी हुई, ठीक है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ लिगेंड एंड सेकंड वन इज अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। टोटली आप ये बोल सकते हो कि जो स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है भाई, लिगेंड्स के ऊपर। अब लिगेंड कितने हैं, कैसे अरेंज हैं, उसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस में जब आप क्या बनाते हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हो, तो आप बोलते हो ऑक्टाहेड्रल में सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में कितने लिगेंड्स होते हैं, 6 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। और जब आप टेट्राहेड्रल का केस लेते हो तो टेट्राहेड्रल में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके सराउंडिंग में आपके पास कितने लिगेंड्स होते हैं, 4 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ 6 है लिगेंड्स और यहाँ क्या है आपके पास 4 है। ओके तो लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो एक 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 डोनर है और एक क्या है भाई आपके पास 4 डोनर्स हैं। यदि 6 डोनर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस केस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां मेटल और लिगेंड के बीच में जो रिपल्सन है वो क्या मिलेगा आपके पास, ज्यादा मिलेगा। और यदि रिपल्सन ज्यादा है देन मीन्स वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि आपके पास क्या होगा, रिपल्सन होता है, रिपल्सन ड्यू टू more electron density on octahedral complexes, that's why एनर्जी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड केस इसके अंदर क्या है, सेकंड केस में बोला है अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। यदि आप ये देखो कि वहां पर लिगेंड किस तरह से अरेंज होते हैं, तो देखिए जो आपके पास ऑक्टाहेड्रल केस होता है, ठीक है, जब आप ऑक्टाहेड्रल का केस लेते हो तो इस केस में जो लिगेंड है वो कहाँ से आता है आपके पास, वो आता है आपके पास इन बिटवीन ऑन द एक्सिस, ठीक है। और जो आपके पास डी ऑर्बिटल्स है मेटल के डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होते हैं भाई, 2 सेट्स जो होते हैं उसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स तो कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द एक्सिस, दैट इज कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और जो दूसरे बच गए आपके पास 3 डी ऑर्बिटल्स, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो जब आप किसकी बात करते हो, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हो, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो आपके पास आने वाला लिगेंड है वो कहाँ से आ रहा है, ऑन द एक्सिस, ओके। और जो आपके पास मेटल के डी ऑर्बिटल्स 2 हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, वो भी कैसे प्रेजेंट है, ऑन द एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है, ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स आपके पास क्या मिलते हैं, हाइयर मिलता है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है भाई, डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन होता है, ओके। तो हम बोलेंगे कि इन ऑक्टाहेड्रल आउट ऑफ 5d ऑर्बिटल्स जो 2 ऑर्बिटल्स है डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वो किस डायरेक्शन में है, बिल्कुल लिगेंड की डायरेक्शन में है, ठीक है। इसलिए वहां पे इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, CFSC की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड केस हमने क्या कहा है, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी जो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, वो सेम उसी डायरेक्शन में नहीं है जिसमें मेटल के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होती है, लेस होती है। तो जो CFSC की वैल्यू होती है वो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में 2/3 कम मिलती है, ठीक है। या मेनली आप क्या कर सकते हो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वैल्यू कितनी कम होती है आपके पास, 4/9 लेस होती है, या वी कैन से 0.45, ठीक है। तो इसमें हमने बोला कि भी आपके पास जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर CFSC की वैल्यू जो है लेस है ऑक्टाहेड्रल से, क्यों, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके पास मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के डी ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से अरेंज नहीं है कि वो लिगेंड के डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं, ठीक है। यदि डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं आएंगे तो उस केस में आपके पास क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगी। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, in presence of which type of ligand the magnitude of pairing energy is less than CFSC, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपके पास MDU 2015 के अंदर पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या है आपके पास कि किस टाइप के लिगेंड की प्रेजेंस में जो आपके पास पेयरिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड CFSC के वैल्यू से कम होता है। मतलब इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डेलनोर की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कब ज्यादा होगी, या आप इसी बात को बोल सकते हो कि पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेलनोर। डेलनोर इज द CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बोला है कि आपके पास 2 टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं,
मेनली हमने लिगेंड्स को क्या बोला है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड अनदर वन इज वीक फील्ड। ओके तो जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ये क्या कराते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। और वीक फील्ड क्या करवाएंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करवाएंगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट टेक प्लेस हियर, डजंट टेक प्लेस। ओके यहाँ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती। यदि पेयरिंग हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन तो पेयर्ड अप हो गई, पेयर्ड अप हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा आपके पास, लो स्पिन। ठीक है, और यदि पेयरिंग नहीं हुई तो उस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कैसा बनेगा, हाई स्पिन। दिस इज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके नाउ इस केस में आपके पास क्या है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उस केस में जो आपके पास डेल्नोर की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन पी, एंड जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो उस केस में आपके पास क्या है कि डेल्नोर की वैल्यू जो है वो फील्ड लिगेंड है तो आपके पास क्या होगा, ये इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स। यदि हम बात करें पेयरिंग एनर्जी की तो यहाँ वीक फील्ड लिगेंड जो आपके पास आएगा, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल नोर एंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स डेल नोर वैल्यू इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। हाउ इट हैपन्स, ऐसा क्यों हुआ भाई कि आपके पास क्या है, हमने कहा आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपके पास जो स्प्लिटिंग होती है वो किस तरह से होती है, ई सेट्स क्या होते हैं आपके पास नीचे होते हैं, लोअर एनर्जी में होते हैं, और आपके पास जो T2 सेट्स होते हैं वो अपर एनर्जी लेवल्स में होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर क्या हो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे तो उस केस में ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है दैट इज डेल नोर, ठीक है, इसका गैप इतना ज्यादा होता है कि यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कि यहाँ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की सपोज कीजिए मेरे पास D4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर लिया, और यदि इलेक्ट्रॉन्स को मैं नीचे फिलअप करूं तो वो नीचे आपके पास पेयर अप हो जाएंगे, वो ऊपर जो है अपर जो एनर्जी लेवल्स है उसमें नहीं जाएंगे। इन एनर्जी का, इन इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है डेल नोर वो क्या है आपके पास ज्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है, एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन यदि आपके पास क्या है, यही केस दे रखा है, लेकिन आप जो आपके पास लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है, यदि लोअर लेवल एनर्जी लेवल्स हायर एनर्जी लेवल्स के पास है, ठीक है, आप सिंपली कह सकते हो कि यदि उनके बीच में डिफरेंस कम है एनर्जी का तो उस केस में क्या होगा, ये जो नीचे इलेक्ट्रॉन्स थे जो पेयर अप हो रहे थे ये अब क्या कर जाएंगे, ऊपर हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेगा हाई स्पिन। और ऐसा कब होगा, यदि आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो आप यहां से याद रखेंगे कि यहाँ क्या हुआ है आपके पास, यहाँ डेल्नोर जो है वो कम थी, यदि डेल्नोर कम है तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, और इस केस में आपके पास क्या है, यहाँ डेल्नोर ज्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट how does crystal field explain the formation of COF6 3 negative and FeS2O2 positive? ओके तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास क्या है, F6 है एंड वाटर गिवन है, हमें इन दोनों से क्या दिखाना है कि इनकी फॉर्मेशंस किस तरह से होती है। तो देखिए जो आपके पास हेलोजन है दैट इज फ्लोरीन, वो क्या होता है आपके पास एक वीक फील्ड लिगेंड है, दिस फ्लोरीन इज ए वीक फील्ड लिगेंड, दिस इज वीक फील्ड, एंड जो वाटर है वो भी क्या होता है आपके पास वीक फील्ड। कैसे, हमने इसको देखा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास क्या कहती है कि यदि आपके पास क्या आता है, हेलोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने क्या कहा है, यदि कोई हेलोजन है, यदि ऑक्सीजन है या सल्फर है, ठीक है, तो वो जो आपके पास कंपाउंड्स रहेंगे, इनसे मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड रहेंगे वो कैसे कंपाउंड कैसे बनेंगे आपके पास वीक फील्ड वाले लिगेंड्स। ठीक है,
नाउ देखिए आपको एक्सप्लेन करनी है इनकी फॉर्मेशंस की हाउ दीज फॉर्म्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं COF6 3 नेगेटिव। ओके, फर्स्ट वन इज हियर COF6 एंड 3 नेगेटिव। तो इस केस में देखिए आपके पास क्या है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपके पास क्या है, हमारे पास हमें सबसे पहले निकालनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ नोन नहीं है, दैट्स व्हाई हमने उसको लिखा x। देन 6 into चार्ज ऑन फ्लोरीन एटम इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। देन यू गेट x minus 6 is equal to minus 3, then x is equal to minus 3 plus 6 is equal to plus 3. It means आपके पास यहाँ कोबाल्ट जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, +3 में। ठीक है, कोबाल्ट की यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो 3d7 4s2 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से जाएंगे तो s के क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, और इस साथ साथ आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, d का। तो जाने के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे 6। नाउ हम क्या करेंगे, इनकी स्प्लिटिंग दिखाएंगे। ठीक है, आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा दिया है, 6, ये भी क्या है आपके पास 6 ही है। ठीक है, H2O भी क्या है, 6 है। यदि ऑक्टाहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स क्या दिया है इसने, ऑक्टाहेड्रल दिया है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, स्प्लिटिंग होगी आपके पास, नीचे सेट आता है आपके पास T2G का और ऊपर आता है EG का। दिस इज नॉट ए केस ऑफ टेट्राहेड्रल, इट इज ए केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो आपके पास क्या होगा, 3 सेट्स एनर्जीज के नीचे होंगे और 2 सेट्स ऊपर होंगे, और बाइटल्स के, सॉरी। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स, अब आपने देखा फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या कराएगा, पेयरिंग नहीं करवाने वाला, तो वो क्या करेगा, इन सभी 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, तो आप जब इसका CFSC निकालते हो, डेल की वैल्यू निकालोगे, तो नीचे जो आपके पास होता है T2G उसको स्टेबलाइज किया जाता है -0.4 से, और जो अपर एनर्जी लेवल होता है उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है 0.6 से। तो फॉर्मूला आपके पास होता था ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.4 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और आपके पास डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी 0.6 है। तो आपके पास टोटल हो जाता है -1.6 माइनस, सॉरी दिस वन इज अ +1 प्लस 0.6 1.2। तो आपके पास टोटल एनर्जी आती है -0.4 डेल नॉर। Okay, this one is the case of formation of COF6. Now the case of FeS2O and H2O6 2 positive. So students, in this case we have to find out the oxidation state of iron, and here we can easily find out that oxidation state of iron is +2 because water is a neutral molecule. So overall charge जो होगा वही क्या होगा, मेटल का चार्ज होगा। तो आपके पास यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, तो आप लिखोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d6 and 4s0। नाउ स्प्लिटिंग अगेन हियर, तो स्प्लिटिंग आपके पास क्या होगी, 5d ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर 1 2 3 4 5 and 1 is with paired. ओके, नाउ अगेन स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आपके पास क्या होगा, 3 आपके पास 3 सेट्स T2G का नीचे और 2 ऑर्बिटल्स का सेट ऊपर होगा। 6 ऑर्बिटल्स फॉर्म करने हैं, वाटर वीक लिगेंड है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, पेयरिंग नहीं करवाएगा वाटर, एंड 6। तो अगेन इस केस में भी आपके पास डेल नॉर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.4, same as it in case of COF6. So this is the explanation for the formation of COF6 3 negative and FeS2O6 2 positive. Question is here, calculate the CFSC in case of D6 and D8 tetrahedral system. क्वेश्चन MDU 2011 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए हमें D6 सिस्टम गिवन है और एक गिवन है D8। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या दिखानी है, स्प्लिटिंग दिखानी है टेट्राहेड्रल, और इसके अंदर CFSC की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन ऑल द 6 d ऑर्बिटल्स इन अ डिजनरेट स्टेट, देन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग शो करेंगे आप इसके अंदर। जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में ट्रिपली डिजनरेट को हायर एनर्जी लेवल्स में फिलअप करवाते में रखते हैं, और जो डबली डिजनरेट है वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड अप हियर। नाउ हमें पता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, पेयरिंग इस केस के अंदर होगी नहीं,
तो आप कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करवाओगे, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज द 6th वन। ओके, नाउ सेकंड केस आपके पास क्या है, D8 का केस है। D8 के केस में जब आप देखेंगे तो अगेन वही डिजेनरेट D लेवल्स लेंगे सबसे पहले हम, तो डिजेनरेट D ऑर्बिटल्स, देन इनकी स्प्लिटिंग दिखाएंगे। तो स्प्लिटिंग आपके पास क्या आएगी, T2Z एंड EZ। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें आपके पास D8 में, D8 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करोगे E के अंदर एंड देन T2 के अंदर, 3 4 5। नाउ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे, 7 एंड देयर 6 एंड 7 एंड हियर 8। नाउ फॉर्मूला देखिए, टेट्राहेड्रल सिस्टम है। टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डेल नॉर के लिए दैट इज -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, E के अंदर, प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, T2 के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन E के अंदर और T2 के अंदर हमें देखने हैं। लिखिए फॉर्मूला, -0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E दैट इज हियर 3, प्लस आपके पास क्या होगा, 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 दैट इज 3। टोटल आपके पास आता है -1.8 प्लस 1.2, दैट इज आंसर इज 0.6 डेल नॉर इस केस ऑफ D6. Now when in case of D8 then we will see that -0.6 फॉर्मूला है, then आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E के अंदर है 4, then आपके पास क्या है T2 के अंदर 0.4 एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, 2.4 प्लस 1.6, टोटल आंसर विल बी हियर 0.8 डेल नॉट। तो स्टूडेंट्स ये था D6 एंड D8 के अंदर CFSE की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला। यहाँ देखिए हमने हाई स्पिन बोला है, हाई स्पिन क्यों बोला है, वही रीजन हम इसमें लिखेंगे कि आपके पास पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है डेल नॉट से, दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CFSE फॉर D5 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपके पास D5 क्या दे रखा है, टेट्राहेड्रल सिस्टम गिवन है। ठीक है, तो D5 टेट्राहेड्रल सिस्टम का मतलब क्या है, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं D ऑर्बिटल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम डिजेनरेट 5 D ऑर्बिटल्स लेंगे। तो आपके पास है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवानी है, D5 है तो 1 2 3 4 एंड 5। नाउ इन जब आपके पास लिगैंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को तो उस केस में स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग यहाँ दे रखी है टेट्राहेड्रल केस के अंदर। तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, आपके पास यहाँ स्प्लिटिंग होती है, डबली डिजेनरेट जो है दैट इज E वो लोअर एनर्जी स्टेट में और हायर एनर्जी स्टेट में आपके पास आता है T2। नाउ 5 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। हमने पढ़ा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेल नॉर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपके पास पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पेयर अप होने थे वो पेयर अप की बजाय हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। तो देखिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या है, जो आपके पास E लेवल्स हैं वो -0.6 डेल नॉट से क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, और जो T2 होता है वो 0.4 से डिस्टेबलाइज होता है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, देन नंबर ऑफ 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 दैट इज 3। तो आपके पास क्या -1.2 प्लस 1.2, तो टोटल आपके पास क्या आता है 0। तो आप कह सकते हो यदि आपको CFSE देखनी है, यदि आपको क्या देखनी है, CFSE देखनी है इन केस ऑफ D5 टेट्राहेड्रल सिस्टम, D5 टेट्राहेड्रल सिस्टम, D5 है टेट्राहेड्रल सिस्टम है, तो उस केस में CFSE की वैल्यू 0 होगी। ठीक है,